हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सफलता क्लासेस। यूपीएससी सफलता क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएस के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन प्रश्नों को मैंने वेरियस एरियाज से कवर किया है। सो लाइक मैंने इसमें स्पोर्ट की जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ होती हैं वो मैंने कवर किया है। टाइगर सेंसस के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। सहायक संधि और जीआई टैग से रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बिल्ड होगी और ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिस्कस करते हैं इन प्रश्नों को जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। प्रश्न वर्ष 2011 के समय जनसंख्या आयुक्त कौन थे? तो उसके लिए जो आंसर है श्री सी चंद्रमौली। एडिशनली आप जान लीजिएगा कि 2021 के लिए कौन है, तो श्री विवेक जोशी हैं। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से। और मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 129। एक बैरल में 159 लीटर, बैरल बेसिकली तेल मापने की इकाई होती है। सो एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था और ये एक राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है ना। ओपेक की स्थापना कब हुई है? तो 1968। टोटल 10 क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए थे। सो अगर आपको सारे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिस्कस करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि जितने भी हम वीडियो अपडेट करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है वो ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो उससे जितने भी हम वीडियो अपडेट करेंगे सबकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगी। तो पहला क्वेश्चन, टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में वृद्धि दर नकारात्मक रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न देखिएगा। तो इसके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, इसका आंसर आप गेस कीजिएगा। तब तक हम एडिशनल जो फैक्ट बनते हैं टाइगर सेंसस से वो डिस्कस करते हैं। टाइगर सेंसस हर 4 वर्ष में कंडक्ट की जाती है। ठीक है ना। सो यानी कि 2018 में हुआ है तो नेक्स्ट जो सेंसस होगा 2022 में होगा। ठीक है। अच्छा, इस सेंसस में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में। कितने टाइगर थे? 526। उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है 524, यानी 2 टाइगर वहाँ पे कम है, राइट। 526 और 524 कर्नाटक में। ओवरऑल अगर हम टाइगर्स की बात करें इंडिया में तो 2967 2967 टाइगर इंडिया में है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश को आप जानते हो कि टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टाइगर है, इसलिए वहाँ पर टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 2018 से पहले जो टाइगर सेंसस हुआ था 2014 में हुआ था, क्योंकि 4 साल का गैप होना चाहिए, राइट। तो 2014 से अगर 2018 के बीच में हम इंक्रीज परसेंटेज की बात करें तो दैट इज़ 33%। ठीक है, यानी 2014 से 2018 के बीच में 33% का इंक्रीज़ हुआ है। अब इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। आई होप आपने गेस कर दिया होगा। और इस प्रश्न का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना हो तो वहाँ पे आप मिज़ोरम भी क्लिक कर सकते हैं। सो देयर आर 2 स्टेट जहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव थी। ठीक है। सो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और जैसे हम समझा रहे हैं, जो इजी वर्डिंग्स में हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे युद्ध अभ्यास। सो बेसिकली 2020 में अभी तक जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हम सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, सारा यहाँ पर मेंशन हुआ है। संप्रति 2020 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका, रूस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आई एम श्योर आप इसका आंसर जानते होंगे और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। एडिशनली फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि संप्रति 2020 कहाँ पे कंडक्ट की गई है? तो ये मेघालय में कंडक्ट की गई है। ठीक है ना, इतना आप जानते रहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो कि 2020 में अभी तक कंडक्ट हुई हैं, उनमें से एक है सहयोग कैजिन। सहयोग कैजिन के बारे में आप जानिएगा कि ये भारत और जापान के बीच में कंडक्ट होती है। अच्छा, भारत और जापान के बीच में 2 एक्सरसाइज और इम्पॉर्टेंट हैं, नाम जान लीजिएगा। एक है शिन्यू मैत्री, शिन्यू मैत्री 2019 में कंडक्ट हुई थी और ये पश्चिम बंगाल में कंडक्ट हुई थी। ठीक है ना। अगला और इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्म गार्जियन
धर्म गार्जन भी भारत और जापान के बीच में होती है, और ये मिजोरम में कंडक्ट हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है अजेय वॉरियर, ठीक है। सो अजेय वॉरियर और इंद्रधनुष 5 ये भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इंद्रधनुष के बारे में एडिशनल फैक्ट बनते हैं कि ये भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में होने वाली वायुसेना की एक्सरसाइज है, और 2020 में ये जो कंडक्ट हुई थी उत्तर प्रदेश के इंडियन एयरफोर्स में कंडक्ट की गई थी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंद्र बेसिकली भारत और रूस के बीच में होती है, और ये तीनों जो सेनाएं हैं उनकी जॉइंट एक्सरसाइज होती है भारत और रूस के बीच में। टाइगर ट्रम्प ये भी तीनों सेनाओं की जॉइंट एक्सरसाइज होती है, और ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जैर अलबहर। जैर अलबहर बेसिकली आप जानिएगा कि भारत और कतर के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुई है, राइट। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। इतनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं। आई होप एग्ज़ाम में इनसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर एक दो और कुछ छूटे हुए हैं तो हम नेक्स्ट जो हमें वीडियोस आएंगे उनमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें कि अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति के तहत सहायक संधि की शुरुआत किसने की है। अच्छा प्रश्न है, और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से जानने को मिल जाएंगी। सहायक संधि की जब भी बात आए तो सहायक संधि की शुरुआत की अगर बात करें तो डुप्ले करके एक फ्रांसीसी गवर्नर थे जिन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी। परंतु यहाँ पे जो अंग्रेज़ों की बात कर रहा है, अच्छा अंग्रेज़ों की जब भी हम बात करते हैं तो हमें सभी को मालूम है कि उनकी जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी। साम्राज्यवादी का मतलब होता है कि वो हमेशा अपने राज्य को विस्तार करने वाली नीति थी, ठीक है ना। इसके लिए उनकी दो नीतियाँ बहुत ही फेमस थी। पहली थी साम्राज्यवादी नीति और दूसरी थी हड़प नीति। हड़प नीति हम सभी जानते हैं डलहौजी की है, ठीक है ना। अब आते हैं साम्राज्यवादी नीति की बात करते हैं। साम्राज्यवादी नीति बेसिकली किसने शुरुआत की थी, तो उसके लिए जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है ना। कब शुरुआत की थी, तो 1798, हाँ 1798, ठीक है। 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। पहला स्टेट कौन था, पहला इंडियन स्टेट कौन था जिसने ज्वाइन किया था, तो निज़ाम थे। हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले सहायक संधि ज्वाइन की थी, ठीक है। दूसरे स्टेट की बात करते हैं। दूसरा स्टेट 1798 हम जानते हैं कि 1798 में निज़ाम ने ज्वाइन किया। 1799 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। अच्छा ये ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है, आप जानते हैं मैसूर में अंग्रेज़ों के साथ 3 युद्ध हुए थे। तो लास्ट युद्ध था वो 1799 में हुआ था, 1799। टीपू सुल्तान की इसमें डेथ होती है और अंग्रेज़ों ने सहायक संधि मैसूर के ऊपर थोपी। तो पहला स्टेट हो गया निज़ाम और दूसरा हो गया मैसूर। 1798 के बाद आता है 1801। 1801 में ये अवध पे सहायक संधि थोपते हैं, ठीक है। सो बेसिकली 3 स्टेट आप जान लीजिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं तो उसमें आपको सुमेल करने के लिए आता है, तो आप सुमेल कर सकते हैं, ठीक है। पहला था निज़ाम 1798, 1799 मैसूर और 1801 अवध, ठीक है। एडिशनली आप ये जानिए कि सहायक संधि जो है अंग्रेज़ों की पहली साम्राज्यवादी नीति थी, ठीक है ना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और अगर सहायक संधि से क्वेश्चन पूछेगा तो आई होप इतने से ही क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है। बहुत अच्छा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर क्या है। ऑप्शन देखेगा 73%, 79%, 75% या फिर 78%, ठीक है। सो आप सभी जानते हैं इसका आंसर है 78%। एग्जैक्टली 78% नहीं है, उसमें जो है 78.09, हाँ 78.09% ये नाइट्रोजन का परसेंट है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में कई सारी गैसों को मिलकर वायुमंडल बना है, ठीक है। सो जो मेजर पार्ट है वो नाइट्रोजन का है, दैट इज़ 78.09। ऑप्शन में नॉर्मली 78% ही आता है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी गैस है वो O2 है। O2 ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20.93। ऑप्शन में कई बार 21% मिलता है और कई बार 20% भी मिलता है। सो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सो मतलब अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे सो इट विल बिकम टू 21%। नेक्स्ट इसमें जो गैस इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गन बेसिकली आप जानिएगा कि ये एक अक्री गैस है, और इसका जो वायुमंडल में परसेंटेज है वो 0.93%, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अगला है एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे वायुमंडल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ग्रीन हाउस गैस भी है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसका जो हमारे वायुमंडल में परसेंटेज कितना है, तो 0.03%। ठीक है ना, हम सभी जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम एक्सेल करते हैं, सांस निकालते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, इतने क्वेश्चन एडिशनल हमने डिस्कस किए, इतने यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। सबसे ज़्यादा GI टैग किस राज्य के उत्पादों को मिला है? ऑप्शन देखिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल। सो हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ एडिशनल फैक्ट, तब तक आप इसका आंसर गेस कीजिएगा। एक चीज़ दोस्तों आपसे कहूँगा कि जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इससे आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है और जितना भी आपका नॉलेज है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है ना। सो प्रश्न का आंसर आप सभी जानते होंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। रुकिए, कहाँ जा रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, एडिशनल फैक्ट यहाँ से बनते हैं कि लाइक भारत की प्रथम GI टैग शॉप, ये एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है और ये करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम GI टैग शॉप कहाँ पे ओपन हुआ है। सो आंसर जानिएगा, इसका आंसर है गोवा एयरपोर्ट में हुआ है। अच्छा, GI टैग शॉप क्या है? सो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी उत्पादों को हम GI टैग देते हैं सो उन पे एक लोगो लगा होता है। मैं स्क्रीन पे ऐड करता हूँ, आप देख सकते हैं ये लोगो जो आप दिख रहा है, ये पर्टिकुलर लोगो उस प्रोडक्ट में लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ये स्लोगन देख रहे हैं ना, ये स्लोगन अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है ना। सो ये पर्टिकुलर GI टैग का स्लोगन है। ठीक है ना। हाँ, तो ये स्लोगन उस प्रोडक्ट में लगा होगा। सो बात करेंगे GI टैग शॉप की। सो उस शॉप में सिर्फ वही प्रोडक्ट मिलेंगे जिनको हमने GI टैग दिया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम GI टैग किस उत्पाद को मिला है? सभी जानते हैं दार्जिलिंग चाय को मिला हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, हाल में कुछ दिए गए जो इम्पोर्टेंट GI टैग्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला है तमिलनाडु का पंचामृतम प्रसाद, एक मंदिर का प्रसाद है, उसको GI टैग मिला हुआ है। उड़ीसा के रसगुल्ला को मिला हुआ है, केरल के तिरूर पान को मिला हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, केरल में एक और है, कड़कनाथ मुर्गा जो है वो मध्य प्रदेश में है। केरल का याद आया मुझे, मरयूर गुड़ को भी GI टैग मिला हुआ है। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि चुनार का बलुआ पत्थर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। ठीक है। सो इतने जो रिसेंट GI टैग्स हैं वो हैं। एक बिहार की शाही लीची है। ठीक है ना। सो इतने जो है वो रिसेंट GI टैग्स हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंशिएंट हिस्ट्री संबंधित है, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से या सिंधुकालीन सभ्यता से। ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन और ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि, ये दोनों क्वेश्चन UP PCS में दो बार पूछे गए हैं। ठीक है। सो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अब देखिए, बात करते हैं दमदमा नामक पूरा स्थल। सो बेसिकली ये स्थल है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है। ठीक है ना। प्रतापगढ़ ज़िले में ये पर्टिकुलर स्थल पड़ता है, दमदमा। अच्छा, प्रतापगढ़ से संबंधित और भी कुछ स्थल हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो है महदहा, आपने सुने भी होंगे, महदहा, और दूसरा है सराय नाहर राय। ठीक है। सो ये दोनों जो पुरातात्विक स्थल हैं ये दोनों प्रतापगढ़ से संबंधित हैं। अब इस प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। आपने गेस किया होगा और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। अभी हमने बात की महदहा और सराय नाहर राय, तो सो ये दोनों स्थल भी मध्य पाषाण काल से ही संबंधित है और प्रतापगढ़ जिले में है। एडिशनली आप ये जानिएगा कि दमदमा से हमें मिला क्या है, क्या साक्ष्य मिले हैं। सो दमदमा से हमें हड्डी व सींग के उपकरण मिले हैं। हमें कुछ आभूषण व फिर समाधान के भी वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। इतने एडिशनल फैक्ट यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में, वैदिक काल में, पुरापाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? इजी क्वेश्चन, आप सभी जानते होंगे। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। ठीक है ना। नवपाषाण काल की बेसिकली अगर हम काल की बात करें तो वैश्विक संदर्भ में ये 9000 BC
माना जाता है। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो हमारे यहाँ जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनकी जब हमने कार्बन डेटिंग करके एज पता करने की कोशिश की तो उसमें हमें 4000 BC। ठीक है। सो अगर इंडिया के बारे में पूछे तो आपको जो ईयर जो टाइम फ्रेम आपको लिखना है वो लगभग 4000 BC है, और अगर वैश्विक संदर्भ में बात करें तो लगभग 9000 BC होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पॉलिटी का प्रश्न है, और जो संसदीय समितियां होती हैं कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम संसदीय समितियों से संबंधित सारे फैक्ट डिस्कस कर लेंगे, और आई एम श्योर कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट द थिंग इज कि ठीक है, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो चीज़ों को कंप्लीट डिस्कस करें। प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये प्रश्न ऑलरेडी हमने फेसबुक में डिस्कस कर रखा है, और लोगों को थोड़े कन्फ्यूज़न थे, हमने उनको वहाँ पे उनके आंसर दिए थे। सो ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर A 30, B 27, C 25 और D 22। सो आप इसका आंसर गेस कीजिएगा, तब तक मैं जो एडिशनल फैक्ट हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, और जब हम एडिशनल फैक्ट डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। पहला, संसदीय समितियों के प्रकार कितने होते हैं? सो आप जानिएगा, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है स्थायी समिति और दूसरा होता है अस्थायी समिति। अच्छा, अस्थायी समिति के भी दो प्रकार होते हैं, यानी दो रीज़न से अस्थायी समिति क्रिएट की जाती है संसद में। पहला होता है किसी जांच के लिए, है ना, मान लो कोई पर्टिकुलर में जांच करानी है तो उसके लिए, और दूसरा होता है सलाह के लिए। ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस किया अस्थायी समितियों के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, जितनी भी समितियों के नाम लिखे हैं ये संसद की सारी स्थायी समितियाँ हैं, इनके नाम आप ध्यान से देख लीजिएगा। द रीज़न बिहाइंड दैट कि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी स्थायी समिति है या कौन सी अस्थायी समिति है, तो इनके नाम जानने बहुत ज़रूरी है। पहला तो मैंने आपको बताया लोक लेखा समिति है, दूसरा है प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, देन है विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति और विभागीय समिति। इसमें स्टार्टिंग के अगर देखें तो हम तीन इम्पॉर्टेंट हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं इस प्रश्न के बारे में। लोक लेखा समिति जिसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, प्राक्कलन समिति यहाँ पे देखें ना, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22, ऑप्शन नंबर डी 22। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 22 जो होता है वो फॉर्म होता है 15+7 के रूप में, ठीक है ना। 15+7 यानी 15 होंगे आपके लोकसभा से और 7 होंगे आपके राज्यसभा से, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। अब बात करते हैं, इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। अब प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। और प्राक्कलन समिति में और लोक लेखा समिति में ये डिफरेंस होता है कि लोक लेखा समिति में नॉर्मली, मतलब ऐसा कोई संविधान में वर्णित नहीं है, नॉर्मली जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। जैसे अभी हमारे करंट में कौन है, करंट में हमारे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसे आप कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है ना। नॉर्मली ये होता है कि जो हमारे विपक्ष के नेता होते हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। प्राक्कलन समिति में ऐसा नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 7 होते हैं राज्यसभा से, ऐसा नहीं है। यहाँ प्राक्कलन समिति में 30 के 30 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगला है लोक उपक्रम। लोक उपक्रम आप सभी जानते हैं, लोक उपक्रम के जैसे कि हम बात करें FCI, SBI, एयर इंडिया, ठीक है। सो ऐसे जो उपक्रम, LIC, ऐसे जो उपक्रम जो सरकारी उपक्रम है, ठीक है ना, तो उनकी जांच के लिए जो समिति बनती है उसे लोक उपक्रम समिति कहते हैं, ठीक है जी। सो लोक उपक्रम समिति में भी, लोक उपक्रम समिति का सेम जो फॉर्मेशन होता है वो लोक लेखा समिति जैसे होता है। मतलब इसमें 22 सदस्य होंगे, 22, ठीक है ना। और जब 22 होंगे तो 15+7 के रेशियो में होंगे, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। अनुसूचित जाति जनजाति समिति से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 30 होते हैं, ठीक है, 30 सदस्य होते हैं।
30 सदस्य वाली 2 समितियाँ हमने डिस्कस की, प्राक्कलन समिति और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। 22 सदस्य वाली 2 समितियाँ हमने डिस्कस की, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है, रेस्ट आप जितनी भी 3 समितियाँ आप देख रहे हैं, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति और विभागीय समिति, इनका बस आप नाम जानते रहिएगा, इतना ही काफ़ी। इनसे क्वेश्चन ना के बराबर पूछते हैं या फिर अभी तक तो पूछे नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन देखिएगा, फुटबॉल, ऑफिस। गलत ऑप्शन यहाँ पर टाइप हुआ है, सो ऑफिस का कोई खेल नहीं होता। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि लाइक पोलो, फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, टेनिस। तो यहाँ पे ऑफिस नहीं है, ठीक है ना, मैं इसकी जगह पोलो लिख देता हूँ, ठीक है ना, गलत टाइपिंग है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? सो इजी क्वेश्चन है और इसको हमने ऑलरेडी टेलीग्राम और फेसबुक में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो आई नो कि आप इसका आंसर जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। सो देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। अच्छा, क्रिकेट में और भी कई सारी ट्रॉफीज़ होती हैं, एडिशनल ट्रॉफीज़ हम डिस्कस करेंगे। 3 ट्रॉफी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और बार बार उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो मैंने बता दिया आपको कि देवधर ट्रॉफी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट की है, ठीक है ना, दिलीप ट्रॉफी है। एक है ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। सो क्रिकेट की हमने 3 ट्रॉफी डिस्कस की, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फुटबॉल में की कौन सी ट्रॉफी है। तो फुटबॉल में बेसिकली 2 कप हैं और एक ट्रॉफी जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सो एक है रोवर्स कप, रोवर्स कप है, ठीक है ना, रोवर्स कप और डूरंड कप, डूरंड है, डूरंड कप। रोवर्स कप और डूरंड कप का संबंध किनसे है? सो ये फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है, ठीक है। यानी फुटबॉल के लिए हमने 3 डिस्कस की, एक है संतोष ट्रॉफी, दूसरा है रोवर्स कप और तीसरा है डूरंड कप, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका प्रश्न मुझे मैं भूल रहा था। अगला है हाँ, कुछ कप लिखे हैं और कुछ ट्रॉफी हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। राइडर कप बेसिकली संबंधित है गोल्फ से, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। एजरा कप की बात करें, एजरा कप पोलो से संबंधित है, ठीक है ना। वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है वेट लिफ्टिंग से, ठीक है ना। डेविस कप इम्पॉर्टेंट है, ये डेविस कप है टेनिस से। और आगा खान कप ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। एक बार डिस्कस करूँगा इनको फिर से। राइडर कप बेसिकली है गोल्फ से, एजरा कप पोलो से, वर्धमान ट्रॉफी जो है ये आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और डेविस कप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डेविस कप बेसिकली टेनिस से है। और आगा खान कप का संबंध जो है वो हॉकी से है, सॉरी, हाँ, आगा खान कप हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और ये हमारे स्लाइड का आखिरी प्रश्न है और डिस्कस करते हैं इसको। महादेवी वर्मा को किस साहित्यिक कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? सो ऑप्शन देखिए, यामा, नीरजा, सांदगीत और निहार। सो क्वेश्चन इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यामा, ठीक है ना। एडिशनली हम जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा की जो कुछ कृतियां हैं जैसे कि निहार, सांदगीत, नीरजा और अग्निरेखा, ये इनकी इम्पॉर्टेंट कृतियां हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे स्लाइड का आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आई है और अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए।